नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। टीवी 30 इंडिया के विशेष कार्यक्रम सुन लो नेताजी के अंतर्गत आज हम मौजूद हैं हाथरस सदर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद राजेश दिवाकर जी, और जिनसे हम जानेंगे हाथरस सदर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति के बारे में, साथ ही उनके बारे में। तो स्वागत करते हैं पूर्व सांसद राजेश दिवाकर जी का। स्वागत है दिवाकर जी आपका टीवी 30 इंडिया पर। धन्यवाद। टीवी 30 इंडिया में मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं और हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या हमारी मॉरल ड्यूटी है, बीच बीच में इस तरीके से आप जो प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं उनसे जागृति भी आती है, तो इसलिए मैं आपका धन्यवाद भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। दिवाकर जी, आप की जो शुरुआत हम लोग करेंगे वो ये करेंगे कि राजनीति से पहले से, क्योंकि अगर हम पीछे जाएं तो आप राजनीति में तो लंबा समय नहीं हुआ है, लेकिन राजनीति से पहले क्या जीवन था। एक अच्छी जॉब पर एक व्यक्ति है, अच्छा पैकेज है, सब कुछ अच्छा है, बाद में राजनीति में आ जाता है अकस्मात। जी, आदरणीय तोमर जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए राजनीति नया क्षेत्र नहीं है। उसका कारण क्या है, वर्ष 2001 में मेरी माताजी हाथरस ब्लॉक से निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुई थी, श्रीमती गंगा देवी। क्योंकि वो एक घरेलू महिला थी, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। मैं बाल आयु से ही संघ का स्वयंसेवक हूँ, तो संघ के कुछ हमारे अधिकारी थे, उनके आग्रह पर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में लड़ा था उस समय। तो वो कार्य क्षेत्र में ही देखता था, इसलिए मेरी पहचान 2001 में राजेश ब्लॉक प्रमुख के नाम से हुई थी। मदर को लोग कम जानते थे गंगा देवी के नाम से, और क्षेत्र में भ्रमण और सारा संपर्क मेरा ही था। तो 2001 से मैं ये कह सकता हूँ कि तब से हम लगातार राजनीति में हैं। मेरी पत्नी भी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ी 2003 में। इसके बाद में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में मेरी पत्नी 2 बार मैनर बॉडी में 3-3 साल के लिए जिला मंत्री रही। वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष है, प्रदेश मंत्री भी हैं अनुसूचित मोर्चा में। तो इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि मैं FCI में मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल था, 5 जिले के ऊपर अधिकारी था, तो उस समय प्रत्यक्ष रूप से राजनीति नहीं कर सकता था सरकारी सेवा में होने की वजह से, लेकिन बैकडोर से संघ के कार्य के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में मेरा लगातार सभी लोगों से संपर्क बना हुआ था। जब एक अच्छी जॉब पर थे, आपने राजनीति में आने का मन बना लिया, आपने सामाजिक कार्यों से जुड़े, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई ऐसी रीजनल पार्टी हैं जो अपने आप को जो मजबूत साबित करने का प्रयास करती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों? देखो, मैंने पहले आपको बताया कि मैं बाल आयोग से संघ का स्वयंसेवक हूँ और संघ की मानसिकता है मेरी। वही कारण है कि मैं भारतीय खाद्य निगम में भी, ये बहुत कम लोगों को जानकारी है कि मजदूर संघ जो हमारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक की एक इकाई है, उसका उत्तर भारत का नेता था। और 21 साल की मैंने नौकरी की। 21 साल में 20 साल में हाथरस में इसलिए रहा कि वहाँ पर जो पोर्टफोलियो थे मेरे पास में यूनियन के, वो प्रोटेक्टिव पोस्ट थी। मैनेजमेंट मेरा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे, मेरे प्रमोशन हुए, आउट ऑफ स्टेट कई बार ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन प्रोटेक्टिव पोस्ट होने की वजह से मैं यहाँ पर 21 साल नौकरी की। हाथरस ही हेडक्वार्टर रहा मेरा। तो वो केवल इसलिए कि संघ की मानसिकता या हमारी विचारधारा है कि यही हमारे लिए सब कुछ है, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से हम लोग जुड़े हुए हैं, संघ की मानसिकता से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो दूसरे दल और उसके बारे में सोचने का तो मेरे जीवन में कभी प्रश्न ही नहीं उठता। आप सांसद चुने गए, सांसद के तौर पे आपने बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे कार्य जो याद किए जाएंगे। बावजूद इसके आपके जो विरोधी हैं वो हमेशा आरोप लगाते रहे कि आप जब सांसद रहे उस दौरान आपका लोगों से संपर्क कम रहा, आपने कोई विकास कार्य नहीं किए, या जो भी केंद्र सरकार से जो चीज़ें मुहैया की जा सकती थी आसानी से वो आपने नहीं कराई। तो उसके विषय में क्या कहना है? देखो, बहुत कम लोग हैं, जो लोग जागरूक हैं उन्होंने पेपर में ज़रूर पढ़ा होगा सारी उपलब्धियों के बारे में। हाथरस के लिए ये गर्व का विषय हो सकता था कि उनका जो चुनाव हुआ वर्ष 2014 से 19 के कार्यकाल का सांसद राजेश दिवाकर भारत के उन शीर्ष सांसदों में से एक था जो टॉप 10 क्वेश्चन इंडिया में पूछते हैं। ये गूगल पे है, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है। मेरे जो प्रश्न थे 263 से ज़्यादा अभिलेखों में पार्लियामेंट के में दर्ज है। तो सांसद का जो काम रहता है, विकास कार्य के लिए जितना प्रश्न पूछेगा उतने विकास होंगे। तो ये हाथरस के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ, गर्व की बात है कि ऐसा सांसद हाथरस के लोगों ने चुना जिनका नाम टॉप 10 सांसदों में था।
दूसरा रही विकास के मुद्दे के बारे में बातचीत, तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आज ओवर ब्रिज का श्रेय कोई भी ले, मैंने पहली बार अपनी स्पीच में इलेक्शन से पहले मैंने ये बोला था कि इसे मैं बनवा के दूंगा। 2015 में मैं कागजी एविडेंस की बातचीत कर रहा हूँ, बरबली कोई नेता कुछ भी बोले। 2015 से मेरी करस्पॉन्डेंस है, 28 पेजों के लगभग मैंने व्हाट्सएप पे अपने जो करस्पॉन्डेंस रही है किस किस विभाग में, जो लोग आज कहते हैं हमने ये कर दिया, उनको शायद ये भी जानकारी नहीं होगी कि कितने विभागों के अंतर्गत इसकी करस्पॉन्डेंस हुई। ये केवल 2 ही मैटर नहीं थे कि स्टेट मैटर है या सेंट्रल का मैटर है, इसमें 3-4 विभाग भी इंक्लूड थे, उन सबकी परमिशंस वगैरह चाहिए थी। वो सारी चीज़ें आपने देखा था, मैंने लोकसभा में भी रेज किया ये क्वेश्चन। लोकसभा से पारित होने के बाद में आधा पैसा मैंने स्वीकृत 2017 से पहले ही करा दिया था, और मैं बार बार बोलता था कि राज्य का अंश रह गया है। और राज्य का अंश तब हुआ जब हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार आई। पूरा हाथरस जनपद गवाह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे योगी आदित्यनाथ जी वर्ष 2018 में आ गए थे, और इस ओवर ब्रिज का मेरे ही कार्यकाल में शुरुआत हुई थी। उनके कर कमलों के द्वारा बजट हुआ था, पूर्ण आज हुआ है, क्योंकि अब 2.5 साल हो गए मैं सांसद नहीं हूँ तो मेरा तो वो नहीं आएगा, लेकिन सारे काम तो राजेश दिवाकर के हाथ से ही हुए, उस समय पार्टी के द्वारा हुए। पार्टी के लोगों का भी मैं उसमें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, उनके भी जहाँ जहाँ हो सकता है ठीक है, लेकिन मेरे पास में एक एक एविडेंस है, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी से लेके मुख्यमंत्री से लेके, मुख्यमंत्री तो यहाँ पे आए ही थे, और सेंट्रल का मैंने कराया ही है। जो व्यक्ति कहता है मैंने कुछ कराया, उसने एक कहीं पत्र लिखा हो और पत्र का कोई डीओ लेटर नंबर हो तो वो जनता के सामने प्रदर्शित कर दे। अब क्योंकि मैं सांसद नहीं हूँ, अब तो कोई भी कुछ कह सकता है मैंने ये कराया, मैंने वो कराया, झंडा कोई भी गाड़ दे। पहला कार्य जो मैंने वादा किया था। दूसरा कार्य मैं हाथरस के लिए कह सकता हूँ कि ये भी उनके लिए गौरव की बातचीत है कि उन्होंने ऐसा सांसद चुना कि पासपोर्ट ऑफिस हमारे हाथरस जंक्शन में स्थापित है। और जिस समय वर्ष 2018 में पासपोर्ट ऑफिस को लेकर आया था, उस समय 18 या 20 जिले के आसपास पासपोर्ट ऑफिस नहीं था, जिसमें मैं कह सकता हूँ आगरा में हमारे केंद्रीय मंत्री भी रहे, आगरा मंडल है, अलीगढ़ मंडल है, अलीगढ़ में भी एक से एक ऊपर माननीय कल्याण सिंह जैसे परिवार के लोग रहे कुछ है। अलीगढ़ में शायद आज भी पासपोर्ट ऑफिस नहीं है, एटा में नहीं है, मैनपुरी में नहीं है, फरुखाबाद में नहीं है, फिरोजाबाद, कई सारे हैं जिले हैं, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी सौगात हाथरस के लोगों को मिली कि 18 जिले में नहीं था, उनका सांसद इस चीज़ को यहाँ लेके आया। इसके अलावा नेशनल हाईवे कभी हाथरस को नहीं मिले, आगरा अलीगढ़ मार्ग मिला मेरे कार्यकाल में। इसमें कनेक्टिविटी नहीं थी, कनेक्टिविटी के लिए भी मैंने काम किए। और मैं आजकल के नेता उनके लिए नहीं कहना चाहता, रेलवे से संबंधित करीब 18 ट्रेनों का स्टॉपेज मेरे कार्यकाल में मैंने करवाया था। 3 ट्रेन उस समय गोमती, वैशाली और फरक्का बंद हुई थी, उसके एवज में सरकार ने 3 ट्रेन दी, लेकिन उनका स्टॉपेज हाथरस जंक्शन पर नहीं था। तो हमें तो हाथरस की जनता से काम है, जिन्होंने हमें चुना है, उन्हें अगर लाभ नहीं मिलेगा और ट्रेन कितनी भी बढ़ा दी जाए और यहाँ नहीं है, तो जो ट्रेन बनी वो तो बढ़ी, लेकिन तीनों का स्टॉपेज मैंने बंद नहीं होने दिया। मैं माननीय मंत्री जी से मिला था उस समय, वो ट्रेन भी आज भी बरकरार है। रही और विकास के मुद्दे की बातचीत, तो 70 साल में मैं कह सकता हूँ कि जितने फ्लाईओवर हैं आप देखेंगे, रेलवे लाइन की बातचीत कर रहा हूँ, हाथरस में नहीं मिले थे। जलेसर मार्ग पर, आप हाथरस से जलेसर मार्ग पर जाएंगे तो पुरा वाला जो फ्लाईओवर है मेरे कार्यकाल में बना। सासनी से आप विजयगढ़ जाएंगे, वहाँ फ्लाईओवर है, वो मेरे कार्यकाल में चला। आप सादाबाद में जाएंगे मानकपुर पर, वो फ्लाईओवर है, वो मेरे काल में। मैं वो चीज़ बोल रहा हूँ जो 70 साल में नहीं हुई, वो सौगात मैंने यहाँ पर आपको दी। और छोटे मोटे काम उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, चाहे सेंगर नदी का जो पुल हो, वो 70 साल से लोग परेशान थे। मैंने 5 करोड़ रुपए से ऊपर का बजट स्वीकृत करा के उस समय लोकार्पण 2018 में किया था। तो विकास के मुद्दे का नाम पर तो मेरे पास में इतने मुद्दे हैं कि मैं अभी अगर कागज पेन और अब डायरी खोल कर दिखाऊं तो मैं 50 कार्य आपको गिना सकता हूं। फिर ऐसी कहाँ वो कमी रह गई, क्या वो बात रह गई कि अगली बार जो है पार्टी ने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, आपको टिकट नहीं दी? ये बहुत सारे सामाजिक और जातिगत समीकरण रहते हैं, तो उस समीकरण के आधार पर पार्टी को जो अच्छा लगा वो किया। मुझे पार्टी से कोई गिला शिकवा इसलिए नहीं है, पार्टी ने बहुत छोटी उम्र में मेरे परिवार को बहुत कुछ दिया। 2 बार ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़वाया, ब्लॉक प्रमुख बनवाया, मुझे विधानसभा का टिकट दिया छोटी उम्र में, मुझे छोटी उम्र में सांसद बनाया। ज़िंदगी में कभी कुछ मिला नहीं मिला, लेकिन भाजपा ने मुझे इतना दिया है कि सर ऊंचा करके मैं हमेशा आजीवन फक्र के साथ रह सकता हूँ। अब हाथरस सदर विधानसभा की अगर बात की जाए तो हाथरस सदर विधानसभा में बहुत सारे विकास कार्य हुए,
जो विधानसभा से जो चुन कर गए थे, जो विधायक बने, उन लोगों के द्वारा किए गए बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो जनता कहती है कभी नहीं हुए। तो आपको क्या लगता है, यदि आगे कोई भी जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से अगर चुनकर आता है, तो वो कौन से ऐसे 5 कार्य होंगे जो किए जाने अभी जरूरी हैं? मेरे ख्याल से जैसे मैंने बोला, पासपोर्ट ऑफिस के लिए 18 जिले में पासपोर्ट ऑफिस नहीं था, मंडलों में ऑफिस नहीं था। मैंने उसमें पेन लिया तो उसका रिजल्ट आया। ऐसे ही मैं यह कहना चाहता हूँ कि हाथरस में बहुत सारी मूलभूत जो आवश्यकताएं जनताओं के लिए उसकी ज़रूरी है और सरकार कर रही है। ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। जैसे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की नितांत आवश्यकता है। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा। मेडिकल कॉलेज और जगह बनने हैं, आ रहे हैं, स्वीकृत हो रहे हैं। अगर हम यहाँ कैपेबल होते या उस पर जागरूकता दिखाते, हमारे जो भी हैं, कुछ मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो शायद हाथरस में भी मिल जाता। जैसे 18 जिले में पासपोर्ट ऑफिस मिला, पहले यहाँ मिल सकता था। तो आने वाले जो भी जनप्रतिनिधि चुन के जाएं, मेरा आग्रह रहेगा कि हाथरस, क्योंकि स्वास्थ्य की सेवाएं बहुत ज़्यादा लचर हैं, कभी कोई प्रॉब्लम घटना हो जाती है, लोगों को बाहर जाना पड़ता है, वो नितांत आवश्यकता है कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज हों और हमारे हाथरस की जो जनता है उन्हें यहाँ पर चिकित्सा सुविधा बेहतर से बेहतर मुहैया हो। इसके साथ साथ हाथरस के कई सारे मुद्दे हो सकते हैं। जब मैं सांसद था तो मैंने एक बार मीटिंग ली थी, यातायात से संबंधित कप्तान भी थे हमारे, वो सब बुलवाए हमने, डीएम भी बुलवाए थे कुछ, और कार्य योजना बनाने का प्रयास किया था। उस समय कार्य योजना बनी भी कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है। हमारा जनपद बने हुए आप देख रहे होंगे, मैं कह सकता हूँ कि 18 साल से ज़्यादा हो गए कुछ है। मूलभूत समस्या हमारी वहीं की वहीं है। हमारा जो भी, मैं इसमें अपनी कमी भी कहूँगा कि मैंने कोशिश की लेकिन करा तो नहीं पाया। ट्रांसपोर्ट नगर यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही दूसरे उस पर हम सोच सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र भले ही हमारा सलेमपुर है, जैसे हाथरस जंक्शन रेलवे स्टेशन है, लेकिन हाथरस से हाथरस जंक्शन की दूरी अब 10-12 किलोमीटर के आसपास है। रात में अगर कोई ट्रेन रुकती भी है तो हाथरस का कोई आदमी जंक्शन से हाथरस नहीं आ सकता, उन्हें परेशानी होती है सुरक्षा की दृष्टि से, यातायात की दृष्टि से। यही चीज़ हाथरस में होती तो शायद उन्हें बेहतर सुविधा मिलती। ऐसे ही सलेमपुर भले ही वहाँ औद्योगिक क्षेत्र तो बन गया, पर मेरा अपना मानना है कि प्रशासन के द्वारा कुछ इस तरीके से योजना बनाई जाए कि ये भी कि यहाँ का जो व्यापारी है वो औद्योगिक क्षेत्र के लिए सलेमपुर तक 20 किलोमीटर जाएगा तो रास्ते में वो सुरक्षित नहीं है। रास्ते में उनके साथ में कोई घटना हो सकती है, अगर वो कैश लेके जा रहे हैं या अन्य प्रकार की कुछ है, तो उसके लिए भी ये कार्य योजना बनाई जा सकती है कि औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पास में बने। तीसरा, पराग डेयरी, मैंने उस समय भी काफ़ी पैरवी की थी, पराग डेयरी खुली भी 2017 में। सपा की गवर्नमेंट थी तो उस समय जो दुग्ध मंत्री थे उनको ज्ञापन वगैरह भी हमने दिया था, तो वो खुल तो गई, लेकिन वो औद्योगिक क्षेत्र के प्रकार से उसका क्रियान्वयन होना चाहिए था। लेकिन आज वहाँ गौशालाएँ, गौशाला की व्यवस्था कहीं और होनी चाहिए थी। और उस पराग डेयरी का अगर संचालन होता तो यहाँ के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं उन्हें रोजगार मिलता। तो औद्योगिक क्षेत्र में भी हाथरस हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है। पहले औद्योगिक क्षेत्र हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा था, जो भी कारण रहे, हमारे जो भी उद्योग बंधु थे वो यहाँ से पलायन कर गए, बाहर चले गए। तो यहाँ पर बजाय प्रगति होने के अवनति होती चली गई। तो इस पर भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हम लोग क्योंकि फील्ड में जाते हैं और लोगों से बात करते हैं, पब्लिक रिव्यू लेते हैं, लोगों का कहना है, जो जिस हिसाब से हमें देखने को मिलता है वो ये देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का झुकाव है। जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए कहते हैं, लेकिन उनका एक आरोप रहता है कि वर्तमान के विधायक से वो संतुष्ट कम दिखते हैं। ऐसा आप जब फील्ड में जाते हैं, ऐसा आपके सामने भी कुछ सामने आया? देखो, मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। हर व्यक्ति की अपनी कार्यशैली है और उसके हिसाब से जनता आकलन करती है, लेकिन हमें काम करने हैं। जैसे हम हाथरस के बारे में बोलें तो हाथरस हमारा आलू के क्षेत्र में एक औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित हो सकता है। तो उससे संबंधित भी पत्रावली चली थी और 5 इकाई जो उत्तर प्रदेश में स्थापित सरकार के द्वारा होनी थी, उसमें आलू से संबंधित बहुत सारे जैसे चिप्स हो गए, चिप्स के अलावा इसका पाउडर के रूप में ना, ग्रेवी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग होता है, और भी कई सारे चीज़ आलू के द्वारा बन सकते हैं। तो वो बड़ा प्रोजेक्ट, अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैं सांसद नहीं रहा, कहाँ लुप्त हो गया कुछ है, तो हम जागरूक होते हैं और यहाँ इस क्षेत्र को आवश्यकता है आलू से संबंधित, तो एक बड़े हब के रूप में हम यहाँ विकसित कर सकते हैं आलू के उसमें, जिससे रोजगार और हमारे किसान भाइयों को भी फ़ायदा मिले। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूँगा, जैसे 5 काम के लिए बोला,
राजा महेंद्र प्रताप जी हमारे हाथरस के हैं और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। उन जैसी महान विभूति यहाँ हुई। लोग आज बातचीत कर रहे हैं, मैं तो 2017-18 में पार्लियामेंट में भारत रत्न से लेके वहाँ तक उनके लिए बोला था कि छुट्टी भी होनी चाहिए, डाक टिकट भी जारी की जानी चाहिए थी, मुरसान का जो स्टेशन है वो उनके नाम से होना चाहिए, राजा महेंद्र प्रताप की मूर्ति कलेक्ट्रेट में स्थापित होनी चाहिए। तो उससे संबंधित प्रस्ताव भी मैंने शासन को भिजवाया था और उसमें बहुत कुछ हो चुका था, प्रस्ताव पारित जैसे लखनऊ स्तर से। क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के बाद में मुझे नहीं पता कि अब वो कहाँ हैं। दूसरे हमारे ऐसे ठाकुर मलखान सिंह, मैंने ये दो लोग ऐसे श्रेष्ठ स्वतंत्रता सेनानी हमारे हाथरस के लिए हुए कि जिनकी यादगार में हम जितना कर पाएँ उतना कम है। लेकिन जैसे हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा अपना ध्यान जैसे भी नहीं रहा है, जो भी कुछ है ये भी हम दें तो हमारे हाथरस के लिए बहुत सम्मान की बातचीत होगी। ठाकुर मलखान सिंह जैसे कुछ नहीं है तो हम हाथरस जंक्शन कैलोरे चौराहे पर उनकी प्रतिमा स्थापित कर दें तो वहाँ आसपास के जो लोग हैं, जो हमारी 84 बोली जाती है सेंगर समाज की, वो वहाँ से निकलेंगे तो उन्हें ये तो लगेगा भाई हमारे समाज का एक स्वतंत्रता सेनानी था। वो आदर्श तो सभी समाज के हैं, केवल सेंगर समाज के नहीं है, लेकिन एक संदेश जाएगा कि उस समाज के लोगों के लिए भी हमने कुछ किया है। मैंने उससे संबंधित भी पत्रावली ऊपर भेजी हैं, करी हैं, लेकिन ये काम भी नितांत आवश्यक है, जनप्रतिनिधियों के द्वारा होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब अंत में हम चाहेंगे कि जो हाथरस सदर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए दर्शक हैं उनके लिए कोई संदेश, आपका मैसेज हो। देखो, जनता जनार्दन सर्वोपरि है, बिना उनके आशीर्वाद के तो कुछ भी नहीं है। हम कोरी बातचीत कर रहे हैं और धरातल पर हमारा कुछ भी नहीं हो। मैं एक चीज़ फिर बोलना चाहूँगा ये अमृत योजना जो 425 करोड़ रुपए की थी, ये भी 14वें वित्त की है जो मेरे सांसद कार्यकाल में मैंने उठाई थी, भले ही उसका क्रियान्वयन नगर पालिका के द्वारा हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इसके बारे में फिर गौर करें कि नगर पालिका के द्वारा जो काम हो रहे हैं 14वें वित्त के हैं, ये केंद्र के हैं। मेरे ही कार्यकाल में इसकी रूपरेखा बनकर स्वीकृत कराई गई थी। जो नगर पालिका के द्वारा विकास दिख रहा है कुछ है, ये भी मेरी देन है, मैं ये कहना चाहता हूँ। सांसद पीरियड में अलग से कोई ग्रांट, अलग से वो नहीं है। अलग से ग्रांट अगर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार से आई हो तो कोई बता दे, ये मेरे कार्यकाल की चीज़ है। तो ये भी हाथरस का जैसे कायाकल्प जितनी चीज़ें हो रही हैं, है ना, ये अमृत योजना के द्वारा हो रही है। 425 करोड़ रुपए बहुत होता है, नगर पालिका के पास में फंड 20-25 करोड़ इतना होगा, वो 425 करोड़ रुपए भी केंद्र सरकार के हैं जो मेरे कार्यकाल के हैं। ये बहुत बड़ी सौगात उनके लिए है। ऐसी ही सौगात, ऐसी ही कार्य योजना अच्छी तरीके से बने, हाथरस का विकास हो। यहाँ पर हमारे जैसे विद्यार्थी हैं, मैं उनके लिए भी कहना चाहता हूँ, शैक्षिक क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, तो यहाँ उन लोगों के लिए भी ये मूलभूत सुविधाएं, हमारे बच्चे बाहर ना जाएं, वो सारी सुविधाएं यहाँ मिलें, ये हम जनप्रतिनिधियों का उत्तरदायित्व बनता है। सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा रिपीट हो, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन से चेहरे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के, जो हाथरस के लिए ध्यान देंगे? क्योंकि मंत्री तमाम बनते हैं, आप केंद्र में रहे हैं, आप केंद्र की सरकार से जुड़े रहे हैं, तमाम मंत्री बनते हैं, उनका ध्यान आकर्षित कराकर यहाँ पे कितना विकास कार्य कराया जा सकता है? ऐसे वो आसपास के चेहरे, क्योंकि हमारे आसपास इर्द गिर्द में भी कई मिनिस्टर हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, तो क्या ऐसे लोगों से कभी आपने बातचीत की और बातचीत करके कुछ विकास कार्य के लिए चर्चा की? देखो, उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि मैं हमेशा कार्य करने में विश्वास करता हूँ, मुझ से बोलता बहुत कम हूँ। जैसे मैंने बताया ओवरब्रिज से संबंधित जो भी रहे, अभी वर्तमान में जैसे हाथरस जलेसर मार्ग, आप कैलोर होके जाएंगे, सासनी होके, हमारे ये पुरावाला रोड है, ये भी रोड है, इनसे संबंधित भी पत्राचार मैंने किए हैं। और मेरे पास में माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का लेटर भी है, उसका डीओ लेटर भी है, उससे संबंधित वो काम होने जा रहे हैं। मैं आज सांसद पोस्ट पर नहीं हूँ, इसके बावजूद मैं प्रयास करता हूँ, और प्रयास करता हूँ तो मुझे सफलता भी मिल रही है। तो मैं कागजी एविडेंस पर चल रहा हूँ। मैंने पत्र लिखा, मेरे पत्र का प्रत्युत्तर आया, मैं वहाँ व्यक्तिगत उन लोगों से मिला भी, तो उसका रिजल्ट है कि क्षेत्रवासियों को आने वाले समय में 2-3 महीने में जो खराब ये रास्ता है, रोड है, इनसे शायद निजात मिल जाएगी। रही कार्यशैली और उन सब चीज़ों के ऊपर कि कौन कहाँ कैसे है, ये पार्टी संगठन का काम है। पार्टी संगठन जिसे उपयुक्त समझेगा, हम कितना भी उत्कृष्ट बनने की कोशिश करें, लेकिन हम में 50 खामियां होती हैं जो संगठन देखता है। तो संगठन के हिसाब से जो उपयुक्त व्यक्ति होगा उसे संगठन अपने आप मौका देगा, ऐसा मेरा मानना है।
बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें बताई राजेश दिवाकर जी ने, और बताया कैसे उन्होंने पूर्व में जो कार्य किए जो अभी तक लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है लोगों की जानकारी में नहीं, नोटिस में नहीं आ पाया, लेकिन वो कार्य अभी तक हाथरस सदर के लोगों को, हाथरस जिले के लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। उन सब पूरे चर्चा करके बताया, और हम धन्यवाद देते हैं पूर्व सांसद जी का जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय दिया और TV30 इंडिया से बातचीत की। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि बीच बीच में इस तरीके से आप यहाँ आए और ये विषय उठाए, और एक बार हम लोगों को भी ये मौका मिला अपनी बात कहने का, जो जनता तक कम से कम ये संदेश तो जाए कि जो काम हो रहे हैं, जो हुए हैं, मुंह से बोलने से कुछ नहीं है, कागज पर एविडेंस के हिसाब से कोई बोला तो वो यथार्थ होता है कि वास्तव में कौन कर रहा है, वो जनता तक ये चीज़ जानी चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपका तोमर साहब।